जय हिंद साथियों। सोशल मीडिया आज हमारे जीवन का एक अभिन्न हिस्सा बन चुका है। मोबाइल फोन के बिना शायद हम अपने जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। जिस तरह से जीवन के लिए खाना पानी की आवश्यकता होती है, ठीक उसी प्रकार से सोशल मीडिया की आवश्यकता होती है। आज से 10 साल पहले तक यदि हम बात करें, जब डेटा बहुत महंगा हुआ करता था और साथ ही साथ मोबाइल फोन की उपलब्धता इतनी अधिक नहीं हुआ करती थी, उस समय शायद ही किसी ने कल्पना की होगी कि ये सोशल मीडिया जहां एक तरफ सरकारों के लिए अवसर उपलब्ध कराएगा, वहीं बड़ी बड़ी सरकारों की तबाही का कारण भी बनेगा। वर्ष 2014 में एनडीए सरकार अपने प्रचार प्रसार के दौरान इस सोशल मीडिया का भरपूर उपयोग करती है। प्रत्येक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बड़े बड़े विज्ञापनों के द्वारा प्रचार प्रसार को बढ़ावा दिया गया और जो जनता से संबंधित मुद्दे थे उनको हर किसी के मोबाइल तक पहुंचाया गया। सीधे शब्दों में कहें तो शायद दुनिया में ऐसा पहली बार हुआ जब किसी देश की सरकार ने अपने प्रचार प्रसार के दौरान सोशल मीडिया का भरपूर उपयोग किया और सरकार को इसका फायदा भी मिला। पहली बार में हम देखते हैं कि एनडीए सरकार वर्ष 2014 में पूर्ण बहुमत में आती है और एनडीए सरकार सोशल मीडिया के उपयोग को भली भांति समझ चुकी थी। इसलिए सरकार ने सोशल मीडिया का उपयोग करना कम नहीं किया, बल्कि इसको और अधिक प्रमोट किया और सरकार ने पूरे भारत के डिजिटलीकरण का रोड मैप तैयार किया। इस दरमियान सबसे अधिक सपोर्ट मिला जियो से। जी हाँ, जियो ने अपने नेटवर्क के विस्तार और साथ ही साथ ऑप्टिकल फाइबर के व्यापक रूप से उपयोग को बढ़ावा दिया और देश के दूर दराज के क्षेत्रों तक अपनी पहुंच को बढ़ाया। और 2014 के बाद से हम देखते हैं कि बड़ी बड़ी मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों के द्वारा लो कॉस्ट में अच्छे से अच्छे मोबाइल उपलब्ध कराए गए और इन मोबाइलों का परिणाम हुआ कि आज हर हाथ मोबाइल पहुंच चुका है और सरकार अपने सभी तरह के विज्ञापनों के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का भरपूर उपयोग करती है। और एनडीए गठबंधन का पहला कार्यकाल जब 2019 में समाप्त हुआ तो 2019 में और अधिक बहुमत के साथ ही सरकार बनती है। इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण भूमिका सोशल मीडिया की मानी जाती है और भारतीय जनता पार्टी का आईटी सेल जो कि पूरे देश में फैला हुआ है और सरकार के कामों को इस तरह से फैलाता है ताकि लोगों की मानसिकता सरकार के प्रति पॉजिटिव बनी रहे और साथ ही साथ हर इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुंचती रहे। अब एक नजर डालते हैं वर्ष 2014 के सोशल मीडिया के इन विज्ञापनों पर। इन विज्ञापनों में आप देखेंगे पूरे देश का माहौल बीजेपी में कर दिया गया था। इसी बहाने एक बार फिर से याद कर लेते हैं वर्ष 2014 को। युवाओं को बेरोजगार रखने वालों, जनता माफ नहीं करेगी। बेटियों को सुरक्षा न दे पाने वालों, जनता माफ नहीं करेगी। खेतों में पानी पहुंचाने के नाम पर 70,000 करोड़ खर्च कर दिए महाराष्ट्र के भ्रष्ट सरकार ने। अब तक 50,000 से भी ज्यादा किसानों ने आत्महत्या की है। मैं तो कहता हूँ ये आत्महत्या नहीं, हत्या है, हत्या। अरे क्या से क्या बना दिया मेरे महाराष्ट्र को। बदले किसानों के हालात, चलो चले मोदी के साथ, कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। आगे जाकर क्या करना है? किसान का बेटा हूँ, खेती करूंगा। किसान तो सिर्फ जूझने के लिए पैदा हुआ है, खेती बाड़ी से कुछ नहीं मिलता बेटा। बहुत जल्द मिलेगा फसल उगाने का ज्ञान भी, फसल का सही दाम भी और किसान होने का सही मान भी। अच्छे दिन आने वाले हैं बाबा। वो कैसे? मोदी जी को जिताएंगे, भाजपा को बहुमत दिलाएंगे, तभी अच्छे दिन आएंगे। अच्छे दिन आने वाले हैं। यहाँ महाराष्ट्र में रेत की कालाबाजारी करने वालों को टोका तो तहसीलदार की गाड़ी फूंक दी, पेट्रोल की मिलावट करने वाले को रोका तो जिला कलेक्टर को जिंदा जला दिया गया। खुलेआम माफिया राज चलता है यहाँ। अरे क्या से क्या बना दिया मेरे महाराष्ट्र को। बहुत हुआ माफिया राज, चलो चले मोदी के साथ, कमल का बटन दबाएं। वर्ष 2014 से लेकर 2019 तक सरकार को सोशल मीडिया का भरपूर फायदा मिला। 2019 के बाद भी सरकार को इसका फायदा मिला, इसलिए सरकार ने शायद इस पर बहुत अधिक रिस्ट्रिक्शन लगाना उचित नहीं समझा, क्योंकि अभी तक ये सरकार के हित में काम कर रहा था। और ये हमारा सोशल मीडिया आर्टिकल 19 के तहत वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का एक बेहतर जीता जागता उदाहरण है, क्योंकि हर एक व्यक्ति अपनी बात को किसी भी रूप में यहाँ कह सकता है और साथ ही साथ इस पर कोई रिस्ट्रिक्शन भी नहीं है। और इसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के अंतर्गत यूट्यूब पर ऐसे बहुत सारे यूट्यूबर आए जिन्होंने अपनी बहुत अधिक पॉपुलैरिटी के द्वारा एक बहुत बड़ी क्राउड को अपनी ओर आकर्षित किया और उन यूट्यूबरों की पॉपुलैरिटी का स्तर इस कदर है कि मिलियनों लोग इनके वीडियो देखा करते हैं। आज जब हम 2024 में हैं, इस समय चुनाव का समय चल रहा है, हम देख रहे हैं कि कुछ यूट्यूबर सरकार की आलोचना को लेकर अपने वीडियो लाते हैं और देखा जाए तो ये गलत भी नहीं है, क्योंकि ये स्वतंत्रता हर किसी के पास है। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि देश के जितने भी न्यूज चैनल हैं इतनी बुरी पोजीशन में है कि इनको पूरी तरीके से खरीदा जा चुका है और इनका एक एक शब्द बिका हुआ है, यानी कि ये मीडिया चैनल सरकार के प्रोपेगेंडा को फैलाने का काम करते हैं। इस दरमियान ये जिम्मेदारी यूट्यूबरों ने संभाली और सच्ची घटनाओं को, सच्चे तथ्यों को लोगों तक पहुंचाने का काम किया है। इसी कड़ी में एक
एक यूट्यूबर जिनका नाम इस समय हम सभी लोग जानते हैं, ध्रुव राठी। ध्रुव राठी का जब वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आता है तो देखा जाता है कि कुछ ही घंटों के अंतर्गत मिलियनों लोग इसको देख लेते हैं। इससे सरकार को कहीं ना कहीं बेहद नुकसान हो रहा है। ये कहना गलत नहीं होगा कि इस समय ध्रुव राठी सरकार के लिए गले की वो फांस बन चुके हैं जिसको ना तो सरकार निगल पा रही है ना उगल पा रही है, क्योंकि इलेक्शन का दौर चल रहा है और सरकार चाहकर भी कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा सकती है। हालांकि किसान आंदोलन के दौरान हम देखते हैं कि ऐसे बहुत सारे चैनल थे जिनको सरकार ने रिस्ट्रिक्टेड किया था, प्रतिबंध लगा दिया था और सरकार इस तरह की कार्रवाई ट्विटर यानी वर्तमान में एक्स प्लेटफॉर्म पर भी करती है, जिसको लेकर एलन मस्क ने भी अपना स्टेटमेंट दिया हुआ था। यानी कि जो सोशल मीडिया कल तक सरकार के लिए वाहवाही का स्रोत बना हुआ था, आज सरकार के गले की फांस बन चुका है और कुछ यूट्यूबर पूरी सरकार के लिए एक बेहद गंभीर समस्या बन चुके हैं। तो ये कहना गलत नहीं है, यदि तीसरे टर्म में सरकार वापसी करती है तो सबसे पहला काम जो सरकार करेगी वो यूट्यूब के संबंध में करेगी और आने वाले समय में इस बात की पूरी संभावना है कि यूट्यूबरों के संदर्भ में शायद सरकार सेंसरशिप लाएगी या फिर कोई रिस्ट्रिक्शन लगाएगी, क्योंकि सरकार भी इस बात को अच्छे से जान रही है कि इसका नुकसान सरकार को किस कदर उठाना पड़ रहा है। रूस और यूक्रेन वॉर के समय यूक्रेन में फंसे हुए भारतीय नागरिकों को वापस लाने के लिए भारत सरकार द्वारा जो ऑपरेशन चलाया गया उसी के संदर्भ में ये विज्ञापन बनाया गया था। लेकिन इस विज्ञापन के जितने मीम्स बने हैं शायद ही किसी के मीम्स बने हों और इस विज्ञापन को तो हम सभी लोगों ने देखा है। मोदी जी ने वॉर रुकवा दी पापा। वो आपकी आंखों को हर जगह अपनी बेटी नजर आती है। पता नहीं हमारे बच्चे कहाँ होंगे। कैसे भी हो वापस लाएगा वो। मैंने कहा था ना, कैसी भी सिचुएशन हो मोदी जी हमें घर ले आएंगे। वॉर रुकवा दी पापा और फिर हमारी बस निकाली पापा। ये सारा मामला शुरू होता है आज से ठीक 1 महीने पहले, जब डिक्टेटरशिप टाइटल से एक वीडियो ध्रुव राठी का आया। इस वीडियो को इतनी अधिक पॉपुलैरिटी मिली कि 15 मिलियन से अधिक लोगों ने इसको देखा और इसके अंदर के जो तथ्य बताए गए थे वो गलत भी नहीं थे। ऐसा भी नहीं कि आप उन तथ्यों को गलत पाएंगे। और इसके बाद तो भारतीय जनता पार्टी की IT सेल ने ध्रुव राठी को ट्रोल करना शुरू कर दिया और इसके बाद तो सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर भद्दे भद्दे कमेंट किए गए, अनेक तरह की आपत्तिजनक टिप्पणियां की गई। लेकिन जैसा कि न्यूटन के क्रिया प्रतिक्रिया के नियम में कहा जाता है कि जिसको आप जितना दबाने का प्रयास करेंगे वो उतना ही उछाल मारेगा। और उसके बाद तो एक के बाद एक अनेक प्रकार के वीडियो जो सरकार की आलोचना से संबंधित है, जिनमें साफ तौर पर सरकार की नाकामियों को दिखाने का प्रयास किया गया है। उन्होंने सरकार की नींद उड़ा रखी है। तो शायद सरकार ने भी कभी नहीं सोचा था कि जिस सोशल मीडिया जैसे बच्चे को पाल कर इतना बड़ा कर रहे हैं, वही सोशल मीडिया एक दिन उनके लिए, उनकी सरकार के लिए इतनी बड़ी मुसीबत लेकर आएगा। हालांकि अपेक्षा करते हैं कि सरकार इस तरह के रिस्ट्रिक्शन न लगाए और एक फ्री मंच हर किसी के लिए आवश्यक है, क्योंकि यदि आप इसी तरह से अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को बाधित करेंगे तो जायज तौर पर कहा जा सकता है कि डिक्टेटरशिप आ रही है। क्योंकि आपके शासनकाल में जहां मीडिया की स्वतंत्रता पूर्ण रूप से खत्म हो गई है और मीडिया सिर्फ गुलाम हो गई है सरकार की, वहीं आप सोशल मीडिया पर भी इस तरह के रिस्ट्रिक्शन अगर लगा देंगे तो फिर ये कहना गलत नहीं होगा कि कहीं ना कहीं हमारी सरकारें तानाशाही की ओर जा रही हैं। जय हिंद, जय भारत।